सामाजिक न्याय और समता। न्याय का मतलब तुम जानते हो, सामाजिक न्याय। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, न्यायालय में जाते हो ना तो अपने हक पर फैसला लेने के लिए न्याय किया जाता है, उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। और समता, समता का मतलब होता है सभी लोग बराबर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति हो, सभी लोग समान, इसको समता कहते हैं। देखो यहाँ चित्र भी दिया गया है। सामाजिक न्याय और समता हमारे संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। इन दो मूल्यों पे, क्या, समाज, न्याय और समता, इन दोनों मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। संविधान में इस दिशा में अग्रसर होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है। इस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, सभी लोगों को समान अधिकार मिल रहा है। सामाजिक न्याय को प्रस्तावित करने का मतलब यह है कि जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है, उस अन्याय को दूर करके व्यक्ति के रूप में सभी को समान स्तर प्राप्त होना, इसका आग्रह करना। पहले के जमाने में क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे, उनको तरह तरह का अत्याचार करते थे। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है और उसके जगह पर सभी का स्तर समान होना चाहिए, ये आग्रह को रखा गया है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता का प्रमुख उद्देश्य है। चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या मराठी बोल रहा हो, या स्त्री पुरुष हो, या कोई भी जन्म स्थान हो, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, इलाहाबाद या यूपी का रहने वाला हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, या कोई भी चीज, संपत्ति के आधार, किसी भी चीज के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न करते हुए उनको विकास का समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता का प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक न्याय और समता प्रस्तापित करने के लिए समाज के सभी स्तरों को प्रयत्न करने पड़ते हैं, परंतु सरकार की नीतियों और अन्य प्रयत्नों को विशेष महत्व है। यानी हमको अगर समानता लानी है तो खाली सरकार ही करेगा ये जरूरी नहीं, हम सबको भी प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उसमें जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वो उस पर अमल में नहीं लाया जाता है। लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए सभी सामाजिक घटकों का मुख्य प्रवाह में आना जरूरी है। लोकतंत्र में सभी का समावेश होना चाहिए। मैंने बताया था कि सभी का समावेश होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी का समावेश होना जरूरी है, तभी वो सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। लोकतंत्र में सभी समाज घटकों का समाहित कर लेने की प्रक्रिया है। ऐसे ही समावेशित लोकतंत्र के कारण समाज में निहित संघर्ष कम होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो समाज में जो संघर्ष या झगड़ा होता है वो कम हो जाता है। इस दिशा में हमारे देश में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में हम आगे जानने वाले। आरक्षित स्थानों की नीति। बच्चों, आरक्षित का मतलब जानते हो क्या? अच्छा ठीक है, तुम गांव जाते हो ना, तो गांव जाते समय तुम्हारे पापा टिकट निकालते होते तो उनके मुंह से शब्द सुना होगा रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन का मतलब ही होता है आरक्षित, यानी जो तुम्हारा सीट है उसमें कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, उसको क्या बोलते हैं? आरक्षित। तो आरक्षित का मतलब होता है जो चीज जिसके लिए बनी उस पे। जैसे अभी तुम लोग कहीं जाते आते होगे तो बस में देखा होगा कि लेडीज सीट पे सिर्फ लेडीज ही बैठ सकती है, जेंट्स अगर बैठा रहता है तो उसको उठा दिया जाता है। तो यानी जो स्त्री है, स्त्री के नाम पे वो आरक्षित रहती है। तो आरक्षित स्थानों की नीति, जो जनसमूह अथवा सामाजिक वर्ग शिक्षा और रोजगारों के अवसर से दीर्घ काल से वंचित रहे हैं, ऐसे सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की नीति बनाई गई है। जैसे महिला हो गए और जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको पढ़ने लिखने का अवसर पहले नहीं मिलता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित स्थानों की नीति बनाई गई है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थानों का जो कानून बनाया गया है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे चीजें है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उस पे एक जो है रिजर्व सीट है, उस पे उसी व्यक्ति का अधिकार है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को
अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून। सामाजिक न्याय और समता प्रस्तापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। इस कानून द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किसी प्रकार के होने वाले अन्याय पे प्रतिबंध यानी रोक लगाया गया। यदि किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बताया गया, मैंने पहले बताया था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े धनी व्यक्ति थे, ऊंची जाति के लोग, मैंने बताया था आदिवासियों पे, अनुसूचित जनजाति और जो निचली जाति के वर्ग थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन उस पर सरकार ने क्या किया है, रोक लगा दिया। अगर कोई इस प्रकार का अत्याचार करता है, उनको मारता पीटता है या किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार करता है तो उनको दंड दिया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है निचले वर्ग के जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का चित्र है। अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान। देखो बच्चों, अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी भी होता है। माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है जिनकी संख्या हमारे देश में कम है। जैसे हिंदुओं की संख्या हमारे देश में ज्यादा है, उसके हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान, ईसाई, पारसी, इन सब का जो संख्या है हिंदुओं की अपेक्षा कम है। इसके लिए ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान यानी नियम बनाए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। देखो नीचे चित्र भी दिया गया है। जो अल्पसंख्यक है उनका हमें सुरक्षा करना चाहिए, उनको किसी भी बात का तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा, रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई है। भारतीय संविधान द्वारा जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाया गया है। अल्पसंख्यकों के विषय में यह जो कानून जो है व्यापक रूप में है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग को मौलिक रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ है। महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान। प्रावधान का मतलब होता है कानून। स्वतंत्रता के बाद के समय से महिलाओं का सक्षमीकरण हेतु प्रयासों की शुरुआत हुई। महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना और उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ कानून बनाए गए हैं। देखो बच्चों, यहाँ ऊपर चित्र दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं को कैसे ऊपर स्थिति में उनका विकास कैसे किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए उनको उनके अंदर जो निरक्षरता थी उसको खत्म करके उनको आगे बढ़ाना, यह हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा के लिए उसे पिता और पति के संपत्ति में बराबरी का हिस्सा। पहले ऐसा होता था कि पिता की संपत्ति में खाली पुत्रों को ही हिस्सा मिलता था। पिता और पति की संपत्ति में उसको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। दहेज प्रतिबंधक कानून। दहेज पर जो दहेज प्रथा है उस पर रोक लगा दी गई है। यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून तथा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब होता है पति पत्नी को मारपीट कर रहा है, उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। उस पर रोक लगाने वाला महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। इन प्रावधानों के फलस्वरूप, ये जो कानून है उसके फलस्वरूप महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की बाधा न आने और स्वयं का विकास साधने के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्माण हुआ। हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही कम रहा है। पहले क्या था कि पहले के जो लोग थे स्त्रियों को चुनाव लड़ने नहीं देते थे, पुरुष ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब जो है स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण दिया गया, इसलिए स्त्रियां भी राजनीति में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। विश्व में कई देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किया गया।
भारत में भी इस दिशा में भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया। उसके बाद यह अनुपात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 50% तक बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इस महिला आयोग में महिलाओं को कोई भी समस्या है वो समस्या का हल यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा राज्य स्तर पे भी राज्य महिला आयोग का निर्माण किया गया है। घरेलू हिंसा यानी घरेलू मारपीट से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, कानून प्रदान करने वाला कदम। स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता इस कानून द्वारा अधोरेखित की जाती है। हमारे कानून में यह लिखा है कि स्त्री को समान प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान मिले, इसके लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। परंपरागत वर्चस्व और अधिकार तंत्र को विरोध करने वाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और व्यापक हो गया। उनमें होने वाला समावेशन अधिक अर्थपूर्ण हुआ। इस महिलाओं का भी बराबर रूप से उसमें पुरुषों के समान वो भी भाग लेने लगे। इससे क्या हुआ, हमारा लोकतंत्र में जो समावेशन प्रक्रिया है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी समावेशन होने के कारण यह अर्थपूर्ण हुआ। या तुम्हारे माता पिता को कोई न्याय चाहिए तो कहाँ जाते हो, कोर्ट में जाते हो ना। कोर्ट को हम न्यायालय कहते हैं। न्यायालय की भूमिका, न्यायालय की क्या भूमिका है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में और सामाजिक न्याय और समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में देश को सफल बनाने में भारतीय न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी हमको जो समानता मिला, जो न्याय मिलता है, तो उसमें न्यायालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारा लोकतंत्र एकदम सफल हुआ है। न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित मूल्य, उद्देश्यों और संविधानकारों के उद्दिष्ट को प्रधानता दी गई है। न्यायालय में जो संविधान बनाया गया है, तो संविधान में जो तरह तरह के कानून बनाए गए, कानून में जो उद्देश्य दिया है, उससे संविधानकारों को जो उद्देश्य उसको पहली प्राथमिकता दी गई है। इस संदर्भ में न्यायालय का जो योगदान है उसको हम आगे समझेंगे। संविधान का मौलिक ढांचा, संविधान तो यहाँ देखो बच्चों संविधान का चित्र दिया गया है। उसका प्रारूप कैसा है, ऊपर से तो देखने में एक ग्रंथ जैसा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं। उसका आकार कैसा है, किस किस चीज के बारे में कैसे कैसे कानून बनाया गया है। और संविधान जो है प्रवाहमान है, ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा है तो वो हमेशा के लिए वही रहेगा। उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज की तरह होता है। उसको प्रवाहमान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक जीवित दस्तावेज की तरह हमको दिखाई देता है। उसमें जैसे कोई सजीव है, उसमें अलग अलग प्रक्रिया होती है, जैसे उसमें वृद्धि होती है ना, वो सांस लेता है, तो इसको ऐसा हम कहते हैं, जो सांस लेता है जिसमें वृद्धि होती है, जो चल फिर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सजीव है, जीवित है। तो इसी प्रकार संविधान को भी प्रवाहमान और जीवित माना गया है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत बदलाव किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव करने पड़ते हैं और वह अधिकार अर्थात संसद को प्राप्त है। संसद चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है। संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद के अधिकारों की सीमाओं का बोध संसद ने कराया है। यानी संसद बदल सकता है, लेकिन उसके लिए सीमा लागू की गई है कि इतना ही तुम कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। और यह भूमिका न्यायालय ने अपनाई है। संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान के मौलिक ढांचा को चोट अथवा क्षति नहीं पहुंचाती। संविधान में परिवर्तन करते समय स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मानवता, ये जो मौलिक ढांचे इसको हम बदल नहीं सकते। थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये मौलिक ढांचा वैसे के वैसे बने रहेगा। यह समझ ले, संविधान के मौलिक ढांचा में सामान्यतः प्रावधानों का समावेश होता है। हमारा जो यहाँ लिखा है, पहला शासन का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप। हमारा देश का जो शासन है वो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप में है। लोकतांत्रिक यानी लोगों का शासन। संविधान का संघ राज्यात्मक स्वरूप,
यानी हमारे देश के संविधान में जितने भी राज्य है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा स्वरूप है संविधान का। देश की एकता और एकात्मता का संवर्धन, हमारे देश की एकता बनी रहे, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में जो एकता है उसका हमको संवर्धन करना चाहिए, ताकि देश में झगड़ा या विवाद न हो, लोगों में, हिंदू मुसलमानों में एकता बनी रहे। देश की संप्रभुता का मतलब होता है हमारे देश में हमारा अधिकार, यानी हमारे देश में हमारा अधिकार होना चाहिए, अन्य विदेशों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसको देश की संप्रभुता कहते हैं। पंथ निरपेक्षता और संविधान की सर्वश्रेष्ठता। पंथ निरपेक्षता, हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। हमारे देश में किसी भी धर्म को अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। इसको पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है। उसके अलावा संविधान को बहुत ही महत्व दिया गया है। समझ ले कुछ महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए सुशासन होना आवश्यक है। हमारा अगर लोकतंत्र हमारे देश में चलाना है तो उसके लिए अच्छा शासन का होना जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश आवश्यक है। अच्छे शासन के लिए इन विशेषताओं का उल्लेख लोकतंत्र लाने के लिए करना चाहिए। सबसे पहले है जिम्मेदारी को भलीभांति समझने वाली सरकार। हमें ऐसे सरकार को चुनना चाहिए जो जिम्मेदार हो, लोगों की क्या समस्या उसको जाने और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझे। दूसरा है प्रभावी और कार्यक्षम सरकार। हमारा सरकार जो है प्रभावी होना चाहिए, उसका प्रभाव सभी जनता पे होना चाहिए और कार्यक्षम होना चाहिए। कहाँ क्या समस्या है उसको अच्छी तरह समझ के उसके ऊपर उपाय योजना करने वाली सरकार होनी चाहिए। प्रतिसादात्मक सरकार। प्रतिसादात्मक सरकार का मतलब होता है जो अगर जनता उनसे कोई प्रश्न पूछती है तो उसका उत्तर उन्हें देने आना चाहिए। पारदर्शी प्रशासन। पारदर्शी प्रशासन का मतलब होता है कि संसद में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद है न्यायपूर्ण और सर्वसमावेशक विकास। जो भी कार्य हो न्यायपूर्ण हो, सभी को समान रूप से माना जाए, सभी के साथ न्याय हो और जो भी विकास हो उसमें सभी का समावेश हो। ऐसा नहीं है कि जो वरिष्ठ लोग उनको लिया, जो निचले दर्जे का उनको छोड़ दिया जाए, बल्कि इसमें हर एक लोगों का समावेश होना चाहिए। उसके बाद है प्रशासकीय व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता। जो हमारी शासन व्यवस्था है और निर्णय प्रक्रिया है, अगर मान लो कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें जनता का भी सहभाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो निर्णय लेना हो ले सकते। दूसरा है महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को प्राप्त संरक्षण को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अनेक निर्णय लिए हैं उनमें बालकों का अधिकार, देखो बच्चों ऊपर बालकों का अधिकार दिया गया है। उसके अलावा मानव अधिकार का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता। जो महिलाएं हैं उनको उनका अधिकार मिले, उनके प्रति हमारे मन में इज्जत और आदर होना चाहिए और मानव अधिकार को, हर एक मानव को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और आदिवासियों का सक्षमीकरण, देखो बच्चों यहाँ आदिवासी दिखाए गए हैं, पहले का आदिवासी है, इनको सक्षम बनाने के लिए इनके लिए तरह तरह की योजनाएं लागू किया गया है। इन विषयों के संदर्भ में न्यायालय में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया सहायता प्राप्त हुई है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संविधान और उस पर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने समीक्षा की। अब तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र और संविधान पर आधारित जो हमारी शासन व्यवस्था ने क्या क्या प्रगति की उसके बारे में हमने जाना। फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों से सभी समस्याओं का हल हो गया है। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें बहुत सारी समस्याओं का हल दिया गया है, लेकिन ये उतना हल काफ़ी नहीं है। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, दंगा फसाद है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है बेरोजगारी का, बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको नौकरी वगैरह की कमी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, देखो बस जला दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अभी हमें हल करना है।
परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हुआ है। अगले पार्ट में हम भारतीय चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।